हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स जो कि वन लाइनर बुक्स है, फिर भी हम काफ़ी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके आपको सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चनों में आसानी हो। ये वन लाइनर बुक्स है जो कि क्विक रीजन की तरह हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसके प्राचीन इतिहास के पार्ट को अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि 47 पार्ट हैं प्राचीन इतिहास के। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने स्टार्ट किया है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों से था मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और जो है मोहम्मद गौरी। इन शासकों को हमने पढ़ लिया है और आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश के शासकों को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 वंश ने शासन किया था। जैसा कि जो है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों का शासन हुआ था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इन 5 राजवंशों ने जो शासन किया था, इसमें आज हम जो गुलाम वंश है उनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हम पार्ट वाइज करके मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे रहे हैं ज़रूर बताइएगा। 2 दिन किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाए, उसके लिए हम सो सॉरी, पर हम कब कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आइए देखिए दिल्ली सल्तनत आपके सामने प्रेजेंट है। आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। जो कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था और गुलाम वंश में पहले शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे, जिनका शासनकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। वैसे तो गुलाम वंश में जितने शासकों ने क्रम किया तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। उसके बाद जो है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इस तरह से शासकों का क्रम रहा। तो ठीक है, आइए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर आपके सामने जो क्वेश्चन प्रेजेंट है, फिर इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका शासनकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इनका जन्म जो है तुर्किस्तान के एक तुर्क जनजाति में हुआ था और इनके माता पिता अत्यंत गरीब थे। अतः बचपन में ही ऐबक को जो है बेच दिया था। इसे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने जो है ख़रीदा था और गाजी ने इसे अपने बच्चे की तरह जो है शिक्षा दीक्षा जो है दी थी। जब काजी की मृत्यु हो गई तब उसने जो है उसके पुत्रों ने एक सौदागर के हाथों जो है ऐबक को बेच दिया था। फिर सौदागर ने जो है निशापुर की बाज़ार में मोहम्मद गौरी के हाथों में बेचा था और मोहम्मद गौरी जो है ऐबक की योग्यता से काफ़ी खुश हुआ और इसे अमीर आखुर या अश्वशाला के पद पर जो है इसे नियुक्त किया था। भारत के युद्धों में यह मोहम्मद गौरी के साथ में था और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे भारत के जो विजित प्रदेशों का है इसे प्रतिनिधि नियुक्त किया था। 1195 ईस्वी में जो है इसने जो है अलीगढ़ की जो है विजय की थी और 1196 में इसने रणथंभौर की विजय की थी। रणथंभौर की विजय जो इसने 1197 में किया था, अलीगढ़ की 1196 में किया था और अनहिलवाड़ को भी लूटा था और यहीं से इसे काफ़ी धन प्राप्त हुआ था। और
इसी से जो है दिल्ली में जो शासक इल्तुतमिश था, जो बाद में हुआ, इल्तुतमिश को इसने इसी धन से खरीदा था। और 1197 से 98 ईस्वी में बदायूं को जीता और 1202 में चंदेल शासक परमारदेव को पराजित किया था। कलिंजर, महोबा, खजुराहो को भी विजित किया था। और खोखर विजय करने के बाद मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था। मार्ग में इसने 1206 ईस्वी में गौरी को एक दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तब लाहौर की जनता ने ऐबक को शासक के रूप में जो है चुना था और इस प्रकार यह दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक बना था। लाहौर को इसने राजधानी बनाया था। उसके बाद जो है दिल्ली के पास स्थित जो है इंद्रप्रस्थ को भी इसने अपनी राजधानी बनाया था। और 1206 से 1208 ईस्वी तक ये दास होते हुए भी इसने शासन नहीं किया, 1206 से 1208 ईस्वी तक जो है इसने दास होते हुए भी इसने शासन किया। और 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी जो है गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्ति प्रदान की थी। इसकी जो उपाधि भी थी, तो जो है इसकी उपाधि थी, मलिक की उपाधि इसने धारण की, सिपह सालार की उपाधि धारण की, पील बख्श की मतलब हाथियों का दान करने वाला, हातिम दुती मतलब दानी शासक, कुरान ख्वा मतलब कुरान को सुरीले स्वर से पाठ करने वाला, लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ थी। अब इतने ही जान लीजिए। आइए अब आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो एक क्वेश्चन प्रेजेंट हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक्स के। आइए इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक इनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं, तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? गुलाम राजवंश था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का वह कौन गुलाम था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो मोहम्मद गौरी का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो जून 1206 ईस्वी में करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली? तो 1208 ईस्वी में मिली। ऐसा भी हमने आपको एक्सप्लेन में भी बताया था कि गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्त किया था, मुक्ति प्रदान की थी 1208 में। फिर भी यह दास होते हुए भी जो है इसने शासन किया था 1206 से 8 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान पर शासन का संचालन किया था? किस स्थान से शासन का संचालन किया था? इसने लाहौर स्थान से शासन का संचालन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ताजुद्दीन अल्दौज ने जो है पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? तो परमारदेव था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसे कुरान खां कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते में जो है दौरान जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। पोलो या चौगान खेलने के समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा के सिर्फ पूछे गए हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत जो है कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था? आराम शाह बना था, जो कि एक योग्य शासक नहीं था। उसके बाद जो है देखिए इल्तुतमिश प्रेजेंट है इनके क्वेश्चनों में नीचे। आइए, जो इल्तुतमिश हैं तो इनका शासनकाल जो है 1211 से 1236 ईस्वी तक था। थोड़ा सा हम आपको इल्तुतमिश के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इल्तुतमिश के क्वेश्चन जो प्रेजेंट है उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह काफ़ी समय से परंतु ये काफ़ी योग्य था और खोखर विद्रोह दबाते समय इसने 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था।
इसकी युद्ध कला देखने के बाद गौरी ने कहा था कि इसे दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से किया था और इसे बदायूं का जो है इक़्तिदार नियुक्त किया था। और इल्तुतमिश को जो है इसे फारसी में अल्तमश भी कहा जाता है और इसे दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये तुर्क इलबारी या शमशी वंश का था और जो है इनके पिता का नाम जो है इल्म खां था। और जो इल्तुतमिश की जो उपाधियाँ थी, इसे दासों का दास या गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे नासरी उल अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है। ईश्वर की भूमि का संरक्षक की उपाधि इसने धारण की थी। और सुल्तान ए शहीद, सुल्तान ए आजम, मकबरों का पितामह, ये इसकी जो है उपाधियाँ थी। इतना ही जान लीजिए इल्तुतमिश के बारे में। आइए इनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं इनको कंप्लीट करते हैं। और जो कोई ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 की मृत्यु के उपरांत कौन तत्कालिक उत्तराधिकारी बने थे? तो आराम शाह शासक बने थे। ये इतने योग्य शासक नहीं थे, तो इन्होंने 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ख़त्म हुए थे। 1211 तक ही इनका शासनकाल था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने शासन किया था। आइए इल्तुतमिश के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। और दिल्ली का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न शासक कौन था? इल्तुतमिश थे। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो आरपी त्रिपाठी ने माना है। और किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? तो इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व जो है इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? तो बदायूं के सूबेदार थे। अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इख्तियार था? तो बदायूं का इख्तियार थे ये। और किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। इल्तुतमिश को गौरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था? तो 1205 से 1206 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्त किया था। और खोखरों का विद्रोह के समय, इस समय खोखरों का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। कौन सा सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? तो इल्तुतमिश था। निजामुद्दीन जुनैदी जो है किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया था। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को ऐसा संदेश भेजा था कि जिससे मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? तो जलालुद्दीन मकबरनी ने ऐसा संदेश भेजा था। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मकबरनी ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आधमका और सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह कौन था? तो खारिज्म के शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मकबरनी। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंधु नदी तक पहुंच गया था? तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां जो है सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था। अपने विख्यात नेता जो है चंगेज खां सिंधु नदी तक पहुंच गया था। तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए, रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, आगे देखिए। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार जो है किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो 1221 ईस्वी में संगठित हुए थे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके साथ भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचीन था। और किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था? तो इल्तुतमिश जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनके दरबार में चंगेज खां ने अपना राजदूत भेजा था। खलीफा को मान्यता पत्र प्राप्त करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है इल्तुतमिश ही थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश
के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था, तो 1229 ईस्वी में पहुंचा था। इस्लाम की राजधानी में भेजे गए वस्त्र, आभूषण तथा उपहार को सुल्तान और उसके पुत्र तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। यह कथन किसके लिए है? इल्तुतमिश के लिए है। इस्लाम की राजधानी के किस स्थल को कहा जाता है? बगदाद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी? इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। ये एक योग्य शासक थे। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंशूर का पद जो है किसे मिला था? तो इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश के विषय में सही कथन है कि इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार भी किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी जो है धारण की थी? तो सुल्तान की पदवी जो है इल्तुतमिश ने धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो रामप्रसाद त्रिपाठी इतिहासकार ने कहा था। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और माशिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उनके अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायत था। यह कथन जो है किस सुल्तान के विषय में है? तो इल्तुतमिश के विषय में है। भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन जो है इल्तुतमिश का है। दरअसल उसने दिल्ली को भारत के तुर्की साम्राज्य का न तो केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल का साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया है। इसे हजरत ए दिल्ली या राजसी दिल्ली का शहर कहा गया है। यह सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो रजिया को नियुक्त किया था, क्योंकि इसके पुत्रों में कोई योग्य नहीं था। इसकी पुत्री जो है योग्य थी, तो इसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए जो है किसने की थी? तो मिन्हाज उस सिराज ने की थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। शाह तुर्कान कौन थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। किस सुल्तान की माता जो है विद्वानों एवं परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। गुलाम वंश के सुल्तानों में जो है कौन एक इल्तुतमिश की एक संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? तो नासिरुद्दीन महमूद थे। आगे देखिए रजिया हैं, जिनका शासनकाल जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक था। आइए थोड़ा सा रजिया के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इनके जो क्वेश्चन प्रेजेंट हैं फिर इनको क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो जो रजिया थी यह इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी, जो कि इनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। इनके पिता देखिए इल्तुतमिश थे और इनकी माता जो है खातूम थी, और इनके जो भाई थे रजिया के रुकनुद्दीन, बहराम शाह और नासिरुद्दीन थे, और जो प्रेमी थे वो याकूत थे, और पति जो है इनके अल्तुनिया थे। और जो रजिया ने उपाधि धारण की थी तो उम्दत उल निस्वा की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। रजिया ने शरीयत के नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है शासिका बनी। इस प्रकार दिल्ली की प्रथम एवं महत्वपूर्ण शासिका थी। इन्होंने शरीयत के नियमों का उल्लंघन करते हुए घुड़सवारी की एवं पुरुषों के सामान जो है दरबार में कूबा एवं कुलाह पहनकर जो है बैठती थी।
और जो फरिश्ता जो इतिहासकार थे उनके अनुसार जो रज़िया जब घोड़े पर चढ़ती थी तो रज़िया जब घोड़े पर चढ़ती थी तो याकूब जो है सहायता करते थे। इशामी के अनुसार जो है दोनों में प्रेम संबंध था। और इशामी की जो पुस्तक फुतूह सलातीन है तो इशामी ने इसमें लिखा है कि रज़िया को अपने शासन कार्यों को छोड़कर चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि रज़िया एक स्त्री थी। और मिनहाज सिराज ने रज़िया एवं याकूब के संबंधों को जो है निष्कलंक मानता है। दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत की में जो है पहली बार जनता ने जो है किसे शासक मतलब जनता ने इनको चुना था रज़िया को। और रज़िया में जो है जो अमीर थे उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मतलब रज़िया को जब शासक चुना था तो अमीरों की कोई भूमिका नहीं थी और अमीरों ने इनका जो है साथ नहीं दिया था रज़िया को शासक बनने के लिए। इसलिए अमीर एवं रज़िया में तालमेल सही नहीं था। अतः रज़िया शासन के कार्यों को संचालित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जो इस प्रकार थी कि जो शेख मुजाहिबुद्दीन थे उनको वजीर के पद पर नियुक्त किया, जो इतगीन थे उनको बदायूं का इक़्तिदार नियुक्त किया, एवं जो अमीर हाजिब के पद पर जो है इनको नियुक्त किया था। और जो कबीर खां एयाज थे उनको जो है लाहौर का इक़्तिदार नियुक्त किया। अल्तूनिया को जो है तबर हिंद या भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया। और जो याकूब थे उन्हें जो है आमिर याखुर और या अशशाला का जो है प्रधान इन्हें नियुक्त किया था। रज़िया की मृत्यु भी जो है इसकी षड्यंत्र के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि रज़िया के विरुद्ध जो है षड्यंत्र काफ़ी था। ठीक है, अब इतने रहने दीजिए। आइए जो रज़िया के क्वेश्चन प्रेजेंट हैं इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। बकाया तो आप जानते ही हैं। देखिए, जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी कौन थी, तो रज़िया थी, रज़िया सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रज़िया सुल्तान थी। सुल्तान रज़िया जो है किसके उत्तराधिकारी थी, तो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी और इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो है रज़िया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, तो ये दाश, जिसे गुलाम राजवंश भी कहते हैं, तो गुलाम राजवंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और रज़िया जो है किस राजवंश से संबंधित थे, तो मामलुक, और मामलुक को ही गुलाम वंश या दाश राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी, तो 1236 में शासिका बनी थी और 1240 तक इनका शासनकाल था, क्योंकि षड्यंत्रों के बीच में फंस गई थी तो ज़्यादा एक लॉन्ग टाइम तक इनका शासन नहीं चला था, बाद में इनकी हत्या हो गई थी। अमीर हाजिब के पद पर रज़िया ने किसे नियुक्त किया था, इख्तियारुद्दीन इतगीन को नियुक्त किया था। रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था, तो आमिर याखुर को पद पर नियुक्त किया था, जो कि जो है अशशाला के प्रधान थे। अमीर याखुर का पद जो था। सुन्नी और शियाओं के मध्य जो है सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किस काल में हुआ था, तो रज़िया काल में ही हुआ था। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तो तुर्कों का हाथ था। और रज़िया की विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जो निज़ामुल मुल्क जुनैदी था, ये जो है अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था। रज़िया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर इनकी हत्या हुई, तो कैथल में हुई थी। रज़िया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा, तो मुइजुद्दीन बहराम साहब बैठे थे। रज़िया के पतन के क्या कारण से उसका स्त्री होना कारण था। किस इतिहासकार ने बताया कि रज़िया की असफलता का कारण उसकी स्त्री होना है, तो मिनहाजुस सिराज ने बताया था। इन्होंने कहा था ना कि रज़िया को जो है शासन छोड़कर जो है चरखा चलाना चाहिए। आइए देखिए आगे जो बलबन है, नेक्स्ट शासक जो है फिर बहराम शाह हुए थे, जो कि 1240 से 1242 तक फिर इनका शासनकाल था बहराम शाह का जो। और फिर उसके बाद जो है अलाउद्दीन मशहूर शाह शासक हुए थे, फिर नासिरुद्दीन महमूद शासक हुए थे, फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो है फिर गयासुद्दीन बलबन शासक हुए थे।
आइए यहाँ पर जो गयासुद्दीन बलबन, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तभी उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड पूछे गए हैं। आइए देखिए, जो बलबन है उनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर उनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट हैं उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, बलबन का मूल नाम जो है बहाउद्दीन था, और जो है ये जाति जो है इनकी थी तो एलबारी तुर्क के थे, और इनका वंश जो है बलबनी वंश या एलबारी तुर्क के वंश के नाम से जाना जाता है। और इनका जो है बलबन ने जो उपाधियाँ धारण की थी, तो इन्होंने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, उलुग खां की उपाधि धारण की, नियामते खुदाई, जिल्ले इलाही और बरनी के द्वारा जो है इन्होंने उपाधियाँ धारण की थी, खुफिया कातिल, जनता का पिता और नायक की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। देखिए, बलबन के पिता जो है 10,000 खानों के ऊपर एक महान खान थे, और बचपन में ही बलबन और उसके भाई जो है किशलू खां को मंगोलों ने चुरा लिया था, और ये बगदाद में दाशों के व्यापारी जो है जलालुद्दीन बशनी के हाथों जो है इन्हें बेच दिया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात 1232 ईस्वी में दिल्ली की बाज़ार में जो है इनको ख़रीदा था बलबन को। तभी दोनों भाई आपस में पुनः मिल गए थे। बलबन कुरूप था जो है, इसीलिए इल्तुतमिश ने इसे पहले मतलब वो ख़रीदना नहीं चाहता था, लेकिन वज़ीर जुनैदी ने इल्तुतमिश की ओर से जो है इसे ख़रीद लिया गया था। और इब्न तूता जो थे उनका कथन है कि बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसे ख़रीदने से इनकार कर दिया था, परंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास अपने लिए तो मुझे ईश्वर के लिए ख़रीद ले, मतलब ये तो उसने कहा था कि बलबन ने कहा था कि अपने जो 99 दास हैं उनके लिए अपने लिए नहीं तो मुझे ईश्वर के लिए ख़रीद लें। तो ख़रीदने के बाद जो है बलबन जो है पानी लेने वाला है, शक्का जो है भिस्ती का कार्य जो है इसने किया था, मतलब पानी देने का कार्य जो है इसे सौंपा गया था। बाद में जो है इल्तुतमिश से प्रभावित होकर जो है 40 दल का सदस्य बनाया था, और खासदार रक्षक के पद पर जो है इसे नियुक्त किया था। रजिया के समय में जो है आमिर शिकार के पद पर, बहराम के शाह के समय आमिर आखुर के पद पर, और अशशाला का प्रधान के पद पर जो है, और मशहूर शाह के बाद जो है इसे हाजिब के पद पर, और नासिरुद्दीन महमूद के समय जो है इसे नायब के पद पर जो है नियुक्त किया गया था। इस प्रकार वह सुल्तान जो है बनने से पहले 7 पदों को सुशोभित कर चुका था ये बलबन। इसी पर बर्नी ने कहा था कि मलिक से बलबन खान बन गया और खान से सुल्तान बन गया। प्रकृति ने सुल्तान के शरीर को जो है राजसी वस्त्र जो है सिल दिया। ये जो है बर्नी ने कथन कहा था बलबन के बारे में। आइए, बात बलबन के बारे में इतना समझ गए होंगे। आइए इनके क्वेश्चन जो प्रेजेंट है उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, बलबन का शासनकाल जैसा भी हमने बताया कि 1266 से 1287 था, और कहीं कहीं 86 ईस्वी भी है, तो आप देख लीजिएगा जो आपको मिले उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर क्लिक करिएगा। कई बुक्सों में 1287 ईस्वी है, कई बुक्सों में 1286 ईस्वी है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, जो आए उसी के अकॉर्डिंग आंसर चूज़ करिएगा। आइए देखिए, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की शिया में रहने वाले अमीर जिसने बलबन की साजिशों में जो है सर्वोच्च पद खो दिया, वह कौन था? इमानुद्दीन जो है रेहान थे। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद थे। और बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। ये दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, क्योंकि गयासुद्दीन की इन्होंने उपाधि धारण की थी। बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? तो अफराशियाब का वंशज मानता था। और बलबन किस वंश का शासक था? तो ममलूक वंश का शासक था।
बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इल्बरी तुर्क संप्रदाय में हुआ था। वह ममलूक सुल्तान कौन था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था? तो बलबन था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट का समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। कौन सुल्तान स्वयं को नायब खुदाई कहता था? बलबन कहता था। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बर्नी की जो तारीख है फिरोज शाही पुस्तक है, इससे यह जानकारी जो है मूल स्रोत हैं बलबन की सार्वभौमिकता जानने के लिए। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन के विषय में कहा गया। किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? तो बलबन ने किया था। बलबन के विषय में सही कथन किया है? तो उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया। उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये बलबन का राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त एवं लौह की नीति पर जो है आधारित था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? तो बलबन थे। वह इल्बरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पापोश का और नौरोज प्रारंभ करवाए थे? तो बलबन था। ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन जो है किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जी अल्लाह जो राज्य अधिकारी संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर शेष सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में दावा किया गया है। वह सुल्तान कौन था जिसने जो है पूरा एक वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो बलबन था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील खां था। आगे देखिए क्वेश्चनों को। सुल्तान बलबन के आदर्श पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाले अमीर कौन था? तो मलिक बकबक था। किस सल्तनत शासक के सीमा विस्तार ने जो है नीति नहीं अपनाई थी? तो बलबन ने जो है सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाया था। बलबन द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण थे कि विदेशी आक्रमण का भय था, आंतरिक विद्रोह था, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की जो है इच्छा थी। ये जो है इसकी सुदृढ़ीकरण की नीति तभी इसने अपनाई थी। और बलबन को जो है निम्न बातों का श्रेय दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, चालीसा के मंडल को नष्ट किया और सुल्तान के पद की गरिमा को जो है इसने स्थापित किया था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? तो फारसी पद्धति से किया था। और बलबन ने राजत्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था? तो शासनी पर्शिया से जो है इसने राजत्व का सिद्धांत जो है ग्रहण किया था। एक मलिक होते हुए भी वो खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, यह कथन जो है किस व्यक्ति के बारे में कहा गया? तो बलबन के बारे में कहा गया। और यह कथन किसका था? तो यह कथन बर्नी का था। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन जो है किस सुल्तान के संदर्भ में है? तो बलबन के विषय में है। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबरी और जासूसों
को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शासकों ने उसकी आज्ञाकारी और विश्वास पात्र मित्रों में भय पैदा करती हैं और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है उसको नष्ट करती हैं। यह कथन जो है बलबन के बारे में था। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुशर्रिफ के पद के लिए चुना गया तब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी कि जब मैं निचले तबके के पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान से संबंधित था? तो बलबन सुल्तान से संबंधित था। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बंगाल विजय हेतु बलबन ने अपने साथ जो है किस पुत्र को लेकर गया था? तो बुगरा खां को लेकर गया था। आगे देख लीजिए, मामलुक या गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है थे, जो कुतुबी वंश थे, उसमें कुतुबी ये गुलाम या मामलुक वंश में जो है इसमें कुतुबी वंश के जो शासक थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद आराम शाह शासन किया था जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक ही शासन था। फिर शमशी वंश के शासक थे जो है इल्तुतमिश, इन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। फिर इकरुद्दीन फिरोज हुए जो 1236 ईस्वी में ही ओनली शासन किया। फिर रजिया हुई थी, रजिया ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। और फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मशहूर शाह थे जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। फिर शमशी वंश के जो अंतिम शासक थे नासिरुद्दीन महमूद थे जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर बलबनी वंश आया, इसमें जो है गियासुद्दीन बलबन ने शासन किया 1266 से 1286 ईस्वी तक। और उसके बाद जो है कैकुबाद व क्यूमर्स ने शासन किया 1287 से 1290 ईस्वी तक। और 1290 से 1320 तक फिर खिलजी वंश चला था। खिलजी वंश को हम कल कंप्लीट करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल खिलजी वंश को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिससे आप गुलाम वंश का एक पार्ट में रहेगा तो आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और हौज पौज भी नहीं होगा और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे आप बताइएगा। और ये क्वेश्चन तो सभी स्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जिससे एग्ज़ाम में प्रेशर ना पड़े और धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ओके, आज के लिए इतना ही है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो कि खिलजी वंश से रिलेटेड रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।